हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग की आर की तैयारी उम्मीद है कि आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। जो कि 27 जुलाई को आपका पेपर है, आपको ये बात पता ही होगी। इससे पहले कि हमने जो तत्सम एवं तद्भव की एक जो थ्योरी वाली क्लास ली थी, आपने वो क्लास पढ़ी होगी और आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कि आपको वो क्लास कैसी लगी। वो अगर जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, वो लोग क्लास देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसमें मुख्यतः तत्सम एवं तद्भव को पहचानने के लिए ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। यदि आप वो करते हो तो आप यदि आप उस पर आप वर्क करते हो, वो उस क्लास को देखते हो, नोट करते हो वो ट्रिक्स, तो उम्मीद है कि आपके प्रश्न तत्सम एवं तद्भव के कभी भी गलत नहीं होंगे। आज की क्लास आर की हिंदी की PYQ क्लास है, जो कि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश करेंगे और आप लोग इसमें हमारा साथ देंगे। आप लोग अगर माना कि ये जो रिकॉर्डिंग क्लास है, लेकिन फिर भी आप इसको इस तरह से देखेंगे जैसे कि आप ये क्लास आपकी लाइव चल रही है। आप लोग प्रत्येक प्रश्न के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बाद में बताएंगे कि आपके कितने के प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग अपनी अपनी क्लास पर। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि व्याकरण को ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है। यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है कि जो व्याकरण का ज्ञान रखने वाला हो। यानी कि व्याकरण का ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण का ज्ञान रखता हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, जिससे कि आपको भी ये पता लग सके कि आपकी तैयारी किस दर्जे की हो रही है। इस प्रश्न का आंसर व्याकरण सही हो जाएगा, जबकि ठीक है बाकी ये 4 तीनों ही गलत हैं। ये शब्द अशुद्ध वर्तनी है इनकी, जबकि शुद्ध क्या हो जाएगा? व्याकरण। यानी कि व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या हो जाना चाहिए। प्रत्यक्ष का सटीक क्या हो जाएगा? प्रतिमुख, सम्मुख, परोक्ष या मुखामुखम। आप क्या जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें कि इसको बड़ा कर देते हैं। जल्दी बताइए कि इसका प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या हो जाना चाहिए? प्रतिमुख, सम्मुख, परोक्ष या मुखम मुखम। ठीक है, मुखामुखम। जल्दी से बोलिए इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए। देखो प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। इसका क्या हो जाएगा? परोक्ष हो जाएगा। सॉरी, प्रत्यक्ष का परोक्ष। अब ठीक है। और सम्मुख के बारे में बात की जाए तो सम्मुख का क्या होता है? सम्मुख का हो जाता है विमुख। ठीक है, सम्मुख का क्या हो जाएगा? सम्मुख का हो जाएगा विमुख। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यायवाची है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न पर्यायवाची है। यानी कि आपको घोटक, एक शब्द है घोटक, जिसका सटीक पर्यायवाची ढूंढना है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हमारा क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अस, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अनलस, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि संबुक, या डी कह रहा है श्वेत द्वैत। इनमें से सही आंसर अस क्या हो जाना चाहिए? घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या हो जाना चाहिए? अस होना जाना चाहिए, अनलस, सम्मुख या श्वेत द्वैत। इनमें से सही आंसर क्या हो जाना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या हो जाना चाहिए। तो घोटक का जो सटीक पर्यायवाची है वो है अश्व। घोटक की और भी पर्यायवाची है। पहली बात तो घोटक को घोड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसका एक पर्यायवाची घोड़ा भी है। इसको है बोलते हो, बाज बोलते हो, तरंग बोलते हो, तरंग, सैंधव बोलते हो। क्या क्या बोलते हो? सैंधव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्मुख के बारे में बात की जाए तो सम्मुख, घोंगे को सम्मुख बोला जाता है। घोंगा, घोंगा होता है ना, बरसात में दिखता है, तो उस घोंगे को सम्मुख बोला जाता है। सम्मुख को शंख भी बोलते हो, शंख। ठीक है, शंकु, शंख। और एक दैत्य का नाम भी सम्मुख है। एक दैत्य है, उसका नाम भी सम्मुख है। एक दैत्य का नाम, एक दैत्य का नाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए से आप इसका सही आंसर दीजिए कि शुद्ध वर्तनी किसकी होगी, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही शब्द और शुद्ध वर्तनी है अनुग्रहित की। अनुग्रहित हमेशा ही जो रा है वो नीचे निकलता है, ना कि इस तरह से। ये गलत हो जाएगा, जबकि इस पर इस तरह का रा बनेगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि समास शब्द का विलोम क्या होगा। समास शब्द का विलोम छांटना है। ऑप्शन में दिया गया है व्यास, भेदक, विभाजन या संधि। तो समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, व्यास, भेदक, विभाजन या संधि। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से बताइए, लिखिए कि आप कमेंट बॉक्स में कि इसका समास शब्द का जो विलोम है वो क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तो समास शब्द का जो विलोम है वो हो जाना चाहिए व्यास, यानी कि समास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, संधि का क्या हो जाएगा, संधि का जो विलोम शब्द है संधि का विच्छेद हो जाएगा। संधि विच्छेद बोलते हैं ना, तो संधि का क्या हो जाएगा, विच्छेद। विच्छेद, विच्छेद इस तरह लिखा जाएगा, विच्छेद। आगे आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सूर्यसुता। ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, सूर्यसुता के बारे में बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सूर्यसुता पर्यायवाची है किसका। तो सूर्यसुता किसका पर्यायवाची, इसके बारे में बात करी गई है। नर्मदा का, गंगा का, कावेरी का, यमुना का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप जल्दी से टिक करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप ये जो सूर्यसुता जो है उसका पर्यायवाची इनमें से किस, ये सूर्यसुता किसका पर्यायवाची है। नर्मदा का, गंगा का, कावेरी का, यमुना। पहली बात तो ये तीनों ही चारों ही नदियाँ हैं। ठीक है, यानी कि जो सूर्यसुता है वो एक नदी का ही पर्यायवाची है, यानी कि चारों नदियों में से कोई एक नदी है जिसका पर्यायवाची सूर्यसुता है। हमें छांटना है कि बताइए इनमें से कौन सा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका सही पर्यायवाची किसका होगा। तो जो सूर्यसुता है वो यमुना नदी का पर्यायवाची होगा। अब यमुना नदी के और भी पर्यायवाची हैं, वो भी देख लो। यमुना नदी कौन कौन से, देखो एक तो है अर्कजा। यमुना नदी का एक पर्यायवाची क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा अर्कजा, हो जाएगा कृष्णा हो जाएगा। ठीक है, तो कालिंदी भी हो जाएगा, कालिंदी, कालिंदी। तो सूर्यसुता का अर्कजा, कृष्णा, कालिंदी, सूर्यतन्या, सूर्यतन्या ये इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, सूर्यसुता के। आगे बढ़ते हैं, गंगा के पर्यायवाची में देख लेते हैं, क्योंकि गंगा हमारी देवों की नदी बोला जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी नदी भी गंगा है, और उत्तर भारत की, इनफैक्ट पूरे भारत की भी सबसे बड़ी नदी गंगा ही है। तो गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आपको ये पता ही होगा। तो गंगा नदी के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। तो इसको देखो देवों की नदी, इसलिए इसको देव नदी बोला जाता है, देव नदी। इसको देवपगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवपगा। इसको ध्रुव गंगा, ध्रुव नंदा बोलते हैं, ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा। इसको भागीरथी या शुरसरिता बोलते हैं, भागीरथी या भागीरथी या शुरसरिता, शुरसरिता। तो ये गंगा के हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कह रहा है कि नारियल शब्द का तत्सम क्या होगा, यानी नारियल शब्द का तत्सम पूछा गया है। नारियल, इसका तत्सम पूछा गया है। इनमें से बताइए कि नारियल का तत्सम क्या हो जाना चाहिए, नवनीत, निर्वैर, नारकेल या कठोर। तो इनमें सही जल्दी से आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए कि नारियल शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा, नवनीत हो जाएगा, निर्वैर हो जाएगा, नारकेल हो जाएगा या कठोर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवनीत, निर्वैर, नारकेल या कठोर में से नारियल का नारिकेल तत्व हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम, तो नारियल शब्द का तत्सम शब्द नारिकेल हो जाएगा। ठीक है, कठोर के बारे में बात की जाए तो कठोर का कड़ा हो जाएगा, कठोर का कड़ा हो जाएगा। नवनीत, नवनीत किसको बोलते हैं, नवनीत बोलते हैं मक्खन को, मक्खन। तो जो मक्खन है वो तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव मक्खन का नवनीत हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन में देखो 8 क्या कह रहा है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। वाक्य क्या है कि खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में पूछा गया है कि बताइए कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का जल्दी से आंसर दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसमें किसके विशेष, ठीक है, इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो इसका जो खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा, देखो इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष घोड़ा है। घोड़ा क्या है, घोड़ा है विशेष्य, क्या है, विशेष्य, यानी कि जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी तारीफ की जा रही है। ठीक है,
वो जिसकी तारीफ की जा रही है वो हो जाता है विशेष से, या जिसके बारे में बात की जा रही है वो हो जाता है विशेष से, और जो बातें की जा रही हैं वो हो जाएगी विशेष से। ठीक है, तो घोड़ा, अब देखो इसका जो घोड़ा है वो विशेष से है। अब घोड़ा कैसा है? घोड़ा खूबसूरत है, खूबसूरत है। और कैसा है? और इसमें क्या क्या क्वालिटीज है? और काला भी है, खूबसूरत और काला है। और क्या है? ईरान से आया है, ईरानी है। तो इसमें कितने विशेषण हो गए? 1, 2 और 3। तो इसमें कितने विशेषण हैं? यानी कि इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष है। हमारा सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। इसमें 3 विशेषण और 1 विशेष है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द छांटना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से शुद्ध शब्द छांटना है। जल्दी से आप बताइए कि इसका जो शुद्ध शब्द क्या हो जाना चाहिए। जल्दी से बोलिए, इसका सही कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका जो शुद्ध शब्द है वो क्या हो जाना चाहिए। तो इसका जो शुद्ध शब्द है वो हो जाएगा, देखो ये जो महा है ना, हम लोग बोलते हैं महात्मा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो महात्म है ना, इसको जो माँ आगे आएगा, यानी कि बड़ा आ का डंडा लगेगा। तो देखो किसमें किसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, तो ये तो पहले से ही कट गए। अब उसके बाद बात करते हैं तो तम्ब के बारे में बात करते हैं। तो ये आधा ता होता है, आधा माँ होता है, उसके बाद या होता है महातम्य में। कहाँ कहाँ पे? यहाँ पर भी नहीं है। तो अर्थात हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 क्या कह रहा है कि मर्सर का विलोम क्या है। मर्सर का विलोम पूछा गया है कि मर्सर का विलोम क्या हो जाता है। तो मर्सर का क्या हो जाता है, आप जल्दी से बताइए। मलिन, रुच, रोमांच या स्निग्ध। तो देखो मर्सर का जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखें तब तक हम बाकी जो ऑप्शन डिफाइन कर लेते हैं। देखो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मर्सर का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाना चाहिए। मलिन, रुच, रोमांच या स्निग्ध। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो मर्सर का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा रुच। मर्सर का रुच विलोम शब्द है, क्या है? रुच। मलिन का हो जाएगा निर्मल, मलिन का निर्मल। स्निग्ध का क्या हो जाएगा? अस्निग्ध, अस्निग्ध। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो 11 कह रहा है कि अशुद्ध विलोम युग्म का चयन करना है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से एक अशुद्ध विलोम युग्म है, उसका चयन करना है। बताना है कि इसका जो अशुद्ध विलोम युग्म में कौन सा हो जाना चाहिए। ऐश्वर्य का अनैश्वर, ऋजु का वक्र, कर्कश का मधुर या ऐहिक का लौकिक। तो जल्दी से इसका सही आंसर टिक कीजिए। आप बताइए कि इनमें से ऑप्शन में आप कमेंट कीजिए कि बताइए इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अशुद्ध विलोम जानना है तो ऐश्वर्य का अनैश्वर्य ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है, जबकि ऋजु का वक्र भी बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, युग्म है, ऋजु का विलोम वक्र होता है, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। कर्कश के बारे में बात की जाए तो कर्कश का मधुर हो जाता है विलोम शब्द, जबकि ऐहिक और लौकिक दोनों ही एक दूसरे के विलोम नहीं है। जबकि ऐहिक का क्या हो जाता है, ऐहिक का क्या हो जाता है, जल्दी से बताइए ऐहिक का क्या हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐहिक का विलोम क्या हो जाएगा। जल्दी से लिखिए ऐहिक का क्या हो जाएगा। देखो लौकिक का हो जाता है पारलौकिक, क्या हो जाएगा? पारलौकिक। और ऐहिक का क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए ऐहिक का विलोम क्या हो जाना चाहिए। ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऐहिक का हो जाता है पारलौकिक, जबकि लौकिक का हो जाता है अलौकिक, अलौकिक। ठीक है ना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ऐहिक का पारलौकिक होता है जबकि लौकिक का अलौकिक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में देखो 12 क्या कह रहा है कि परित्यक्तता शब्द का प्रयोग होता है किसमें। यानी कि जो परित्यक्तता शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है, इस बारे में बात करी गई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि परित्यक्तता का विलोम क्या हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उस स्त्री, जो इस भी नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर स्त्री की बात हो रही है। तो जहाँ पे इस भी लिखा हो वहाँ पे आप स्त्री को काउंट करोगे, स्त्री के बारे में बात करिए। उस स्त्री के लिए जिसके पुत्र पति हों उसको परित्यक्तता कहते हैं। या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती हो। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई हो। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया हो। तो परित्यक्तता मीन्स होता है किसी को छोड़ देना। ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा उस स्त्री के लिए जो पति के द्वारा छोड़ दी गई है, उसको क्या बोलेंगे? परित्यक्ता बोलेंगे। और जिसके पुत्र और पति सब हो, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे पुरंधरी। पुरंधरी। और उस स्त्री के लिए जो पर पुरुष से प्रेम करती है, जो पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको क्या बोलेंगे? पर पुरुष से प्रेम करने वाली को क्या बोलेंगे? परकीया। परकीया। समझ में आ रहा है? यानी कि एक ऐसी स्त्री जो किसी दूसरे पुरुष से यानी पर पुरुष से प्रेम करती है, उसको परकीया बोलते हैं। और जो जिसका पुत्र पति सब कुछ हो, उसको पुरंदरी बोलेंगे। और जो स्त्री पुरुष के द्वारा यानी पति के द्वारा छोड़ दी गई हो, उसको परित्यक्ता बोलेंगे। और जो स्त्री के लिए उस स्त्री के लिए जिसका पति मर गया, उसको क्या बोलेंगे? उसका बोलेंगे विधवा। ठीक है, विधवा। और ऐसा पति, एक ऐसा पे प्रश्न आता है कि ऐसा पति जिसकी पत्नी मर गई है, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, यानी कि बात पति की हो रही है। अभी पति मरा था, अब पत्नी, पति की पत्नी ही ना रहे, पत्नी ना हो, तो ऐसे पति को क्या बोलेंगे? ऐसे पति को बोलेंगे विधुर। क्या बोलेंगे? विधुर। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी नहीं हो, पत्नी मर गई हो, उसको कह लेंगे विधुर। और जिसका पति हो, उसको कहेंगे सधवा। ठीक है, क्या कहेंगे? और पति जीवित हो, पति जीवित हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सधवा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द कौन सा है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युत्सा या उत्कंठी। तो ऐसा ऑप्शन आपको छांटना है जो इसके भाव को अव्यक्त करे, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अव्यक्त करे। फिर से सुनो, युद्धोन्मुख, जिज्ञासु, युत्सा या उत्कंठी। तो इनमें सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए? जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए। देखो, जो युद्ध लड़ने की उत्सुकता होती है उसको बोलते हैं युत्सा। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। और जो किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखता हो, उसको बोलते हैं जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला या प्रबल इच्छा रखने वाला, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम जिज्ञासु। ठीक है, अब जिसकी जो जिज्ञासा है वो शांति नहीं हो रही, बार बार उत्कंठित हो रही हो, उसको बोलेंगे उत्कंठी। जिसकी जिज्ञासा, जिसकी कोई भी चीज़ है, ठीक है, जो बार बार बताना चाह रहा है, उसको बोलेंगे उत्कंठी। यानी कि उसके कुछ पच ही नहीं रहा, बार बार उफान मार रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं और भी चीज़ों की बात करते हैं। अब देखो, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो, यहाँ पे उत्सुकता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं युत्सा। लेकिन अब जो युद्ध लड़ने की इच्छा रखता हो, ठीक है, या सॉरी, ये जो इच्छा, जानने की इच्छा और जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रबल इच्छा हो युद्ध करने की, प्रबल इच्छा हो क्या करने की? युद्ध करने की, युद्ध लड़ने की, उसको क्या बोलेंगे? उसको बस ये युत्सा था, वो हो जाएगा युत्सु। युत्सु। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या टेलीग्राम आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से आप हमारी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी और पीडीएफ भी आपको सभी वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं, विशेष कहते हैं या क्रिया विशेष कहते हैं। कई बार ये बताया गया है आपको कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसको क्या बोलते हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखिए कि ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर लिखा होगा। अब इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विशेष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अव्यय और क्रिया विशेषण के बारे में बात करते हैं। अब विशेषण के बारे में अगर देखा जाए तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई है, आपको बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। क्या है?
संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। संज्ञा और सर्वनाम की, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। क्या बताते हैं ये? विशेषता बताते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विशेषण। विशेषण। अव्यय के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जिनके लिंग, वचन और कारक, मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों के लिए, ठीक है, देखो अव्यय में लिंग, वचन, कारक, 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 आदि के कारण, ठीक है, आदि के कारण जो परिवर्तन ना हो, विकार ना हो, बदले ना, विकार ना हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम अव्यय। लिंग, वचन, कारक के साथ विकार ना हो, उसको कहेंगे अव्यय। ठीक है। अब क्रिया विशेषण के बारे में बात की जाए। अब क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? देखो, ऐसे शब्द, ठीक है, या ऐसे अव्यय जो क्रिया की, किसकी? क्रिया की, विशेषण की, या अन्य क्रिया विशेषण की, अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो। क्या करते हो? विशेषण की विशेषता प्रकट करते हो, विशेषता बताते हो। ठीक है, विशेषता बताते हो, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे क्रिया विशेषण। क्या कहेंगे उनको? क्रिया विशेषण। वैसे सुनो कि ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण या अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं, उनको क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि हरितिका का तद्भव शब्द क्या है? हरितिका का तद्भव शब्द के बारे में बात करी जा रही है कि हरितिका का तद्भव क्या हो जाएगा? हरड़ हो जाएगा, हार हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा, या हरा हो जाएगा? इनमें से आप जल्दी से सही आंसर पर टिक करें कि हरितिका का तद्भव क्या हो जाना चाहिए? हरड़, हार, हरियाली या हरा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से टिक करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरितिका का। देखो, हरितिका का जो सही शब्द हो जाएगा, हरितिका का तद्भव, ठीक है, उसका हो जाएगा हरड़। हरितिका का हरड़ शब्द तद्भव शब्द है। जबकि बात करी जाए कि हार, अब हार के बारे में बात की जाए तो हार का हार ही रहेगा तत्सम या तद्भव, जो भी हो, ठीक है, इन दोनों का सेम ही रहता है, हार में कुछ भी बदलता नहीं है। ठीक है, हरा जरूर बदल जाता है। हरा क्या हो जाता है? हरा का हरित हो जाता है, हरित। ये सभी अलग हैं, हरा का हरित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अहि के बारे में बात की जा रही। अहि का पर्यायवाची क्या है? अहि का पर्यायवाची के बारे में बात करी जा रही है। अहि के पर्यायवाची के बारे में बात करी जा रही है कि आपसे ऑप्शन नंबर 3-4 दिए गए हैं कि ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि हरि का पर्यायवाची सर्प है, जबकि ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कान है, सी मुख के बारे में बात करते हैं, जबकि डी पृथ्वी के बारे में बात करता है। और आपको अहि का सही पर्यायवाची शब्द छांटना है। तो जल्दी इस कमेंट बॉक्स में लिखें कि अहि का सही पर्यायवाची क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके सही आंसर पे आते हैं। उम्मीद है कि आपने कमेंट बॉक्स में लिखा होगा। लास्ट में आप खुद बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। तो अहि का जो सही शब्द, सही पर्यायवाची हो जाएगा, वो हो जाएगा सर्प। ठीक है, अहि के और भी पर्यायवाची हैं, जो कि भुजंग, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है भुजंग। सर्प को ही भुजंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्प को क्या बोलते हैं? सर्प को ही भुजंग भी बोलते हैं। इसको आपको ऑलरेडी पता होगा। ब्याल भी बोलते हैं, ब्याल। आपसे ये दोनों ही प्रश्न कई बार पूछे गए हैं प्रश्न में। ठीक है, नाग हो गया, पन्नग हो गया, विषधर हो गया, विषधर, ये सब क्या है? ये सब इसी के पर्यायवाची तो है। विषधर हो गया। सांप तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ही। ठीक है, ज़्यादातर लोग सांप ही बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी अहि यानी सर्प के पर्यायवाची हैं। कान के बारे में बात की जाए तो कान का तो एक तो है कर्ण। ठीक है, श्वेत पटल, श्रुत पटल, श्रुत पटल भी बोलते हो, श्रुत पटल। ठीक है, मुख के बारे में आपको तो ऑलरेडी पता ही है कि शक्ल, शक्ल हो गई, चेहरा हो गया, मुखड़ा, सूरत, ये सभी क्या है? ये सभी मुख के ही पर्यायवाची हैं। सूरत।
पृथ्वी के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी का देखो पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएगा, धरा, धरा में भी पृथ्वी होती है, वसुधा, वसुधा, ठीक है, ये सभी क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। भू हो गया, इला हो गया, मेदनी हो गया, अवनी हो गया, मेदनी हो गया, अवनी हो गया, अवनी, ये सब क्या है, ये सभी पृथ्वी के ही पर्यायवाची है, ठीक है ना। जगत, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि प्रशंसा का पर्यायवाची है, यानी कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से प्रशंसा का पर्यायवाची छांटना है, कृशाणु, कुंभिल, श्लाघा या अमर्ष। तो जल्दी से आप इसका सही आंसर बताइए कि प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाना चाहिए, कृशाणु हो जाना चाहिए, कुंभिल, श्लाघा या अमर्ष। तो जल्दी से इस पर टिक करें, प्रशंसा का पर्यायवाची। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखें कि बताइए इनमें से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, कृशाणु, कुंभिल, श्लाघा या अमर्ष। अब देखो, जो प्रशंसा को क्या बोलते हो आप, तारीफ बोलोगे, किसी की तारीफ करना वो भी प्रशंसा ही है, ठीक है, तारीफ ही बोलते हो ना, कि उसने आपकी तारीफ की या उसने आपको सराहा, सराहना, बड़ाई करना, बड़ाई करना या बड़ाई मारना, गुणगान गाना, गुणगान, ये सभी क्या है, ये सभी प्रशंसा के ही पर्यायवाची तो हैं। लेकिन अभी भी हमें इसका सही आंसर नहीं मिला है, बताइए पर्यायवाची, प्रशंसा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। देखो, ये तो नॉर्मल बात है, और जो प्रशंसा का पर्यायवाची श्लाघा होता है, इसमें एक शब्द और भी आप जोड़ लो, श्लाघा, ठीक है, श्लाघा। आज से आप तारीफ, सराहना, बड़ाई या गुणगान ना कह के आप श्लाघा बोलने लगना, ठीक है, आप लोगों आप, ठीक है, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी पता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुंभिल के बारे में, कृशाणु, पहले हम कृशाणु के बारे में बात करते हैं, कृशाणु क्या होती है, ठीक है। कृशाणु के देखो, कृशाणु क्या कहते हैं, कृशाणु देखो, कृशाणु है जो पर्यायवाची है वो किसका है, अग्नि का, अग्नि, कृशाणु को अग्नि बोलते हैं, पावक बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं, अनल भी बोलते हैं, अनल, अनल। अब जो अनल और अनिल में आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक अनिल मीन्स होता है हवा, एक होती है ज्वाला। तो जहाँ पे अनिल लिख कर आ जाए तो वहाँ पे हवा के बारे में बात होगी, जबकि जो जहाँ पे अनिल लिख कर आ जाए वहाँ पर आप किसके बारे में बात करेंगे, आप अग्नि के बारे में बात करेंगे। आप कुंभिल के बारे में बात की जाए तो ये कुंभिल है कि चोर का पर्यायवाची है, कुंभिल किसका पर्यायवाची, चोर। अब चोर कब आता है, रजनी, ठीक है, रजनीचर, ठीक है, रजनी मीन्स अंधेरा होता है, अंधेरे में जो चढ़ने वाला है उसको भी चोर बोलते हो, ठीक है। निशाचोर, निशाचर बोल सकते हो, दस्यु बोल सकते हो, दस्यु, दस्यु। तस्कर बोल सकते हो, तस्कर भी लुटेरे होते हैं, वो भी चोरी टाइप के चोरी होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अमर्ष का किसका पर्यायवाची, अमर्ष, अमर्ष का हो जाता है क्रोध, क्या हो जाएगा, क्रोध। कूप हो जाता है, कूप, गुस्सा, रोष, गुस्सा और रोष, रोष, ये सभी क्या है, ये सभी क्रोध के पर्यायवाची हैं। क्रोध हो गया, कोप हो गया, गुस्सा हो गया, रोष हो गया, आक्रोश, ये सभी अमर्ष के पर्यायवाची हैं, आक्रोश। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि मूक का विलोम शब्द है, मूक का क्या है, मृदुस्वर, कटुवासी, बधिर या बाचाल। इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि जो मूक जो विलोम है उसका क्या पर्यायवाची होना चाहिए, मृदुस्वर, कटुवासी, बधिर या बाचाल, ठीक है। बाचाल का क्या होता है, ज़्यादा बोलने वाला। अब मूक मीन्स क्या होता है, जो बोले ही ना, तो इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाचाल। बधिर के बारे में क्या बात की जाए, ठीक है। अब बधिर को कैसे आप काउंट करोगे, बधिर, तो जल्दी से बोलिए, देखो बधिर मीन्स बोल ना सकता और जो सुन ना सकता, तो बधिर का हो जाता है सुनना, विलोम। कटुभाषी का क्या हो जाएगा, कटुभाषी का हो जाएगा मृदुभाषी, यानी कड़वा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, इसका अपोजिट होता है मीठा, मृदुभाषी, मृदुभाषी, ठीक है।
अब मृदु स्वर के बारे में बात की जाए तो कटु स्वर बोल सकते हो, इसका पर्यायवाची क्या हो जाए कटु स्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में देखो 19 देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसको पहचानना है। तो क्वेश्चन क्या कह है कि पहला वाक्य देखो, सब्जी महंगी है, उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। इसमें से अशुद्ध छांटना है। जल्दी से इसका सही आंसर बताइए, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इसका आंसर लिखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये एग्जाम में पूछा गया है, तो ये मान के चलिए ये रामबाण है आपके लिए। हो सकता है कि आपसे हो सकता है, क्योंकि हमेशा प्रीवियस ईयर के पेपर्स रिपीट होते हैं, हो सकता है आने वाले आपको एग्जाम्स में आपको ये पेपर मिल जाए, आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इसका सही आंसर दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो जरूर चेक कीजिए। सब्जी महंगी है और उपयुक्त पंक्ति अच्छी नहीं है। देखो जो इसमें तो दोनों ही ऑप्शन गलत है, पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि दोनों ही बर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है और कुछ बाकी दृष्टि से अशुद्ध है। अब देखो उपयुक्त नहीं होता है, उपरोक्त नहीं होता, जबकि उपर्युक्त सही है। उपर्युक्त ये लिखा जाता है ना कि उपरोक्त। उपयुक्त सही है जबकि उपरोक्त गलत है, उपरोक्त नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत है। सब्जी महंगी है, महंगी इस तरह नहीं लिखा जाता है, महंगी इस तरह लिखा जाता है, महंगी महंगी, जबकि यहाँ पर जो अंक चंद्रमा की जो बिंदी है वो माँ के ऊपर है। ठीक है, ना कि हा के ऊपर। इस तरह से जो कोर्ट ने जब ये प्रश्न बवाल किया तो कोर्ट ने ए और बी दोनों को ही इस प्रश्न का सही आंसर मान के इस पर सबको नंबर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या कह रहा है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द है। स्वेद से उत्पन्न होने वाला एक शब्द है, तो इसका सही आंसर इनमें से छांटना है कि उष्मज, स्वेदज, अंडज या द्विज। इनमें से जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि स्वेद से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे। पहले तो आप ये बताइए स्वेद क्या अर्थ होता क्या है, स्वेद कहते हैं किसको है। ठीक है, देखो स्वेद पसीने को कहते हैं, पसीने को स्वेद कहते हैं। अब पसीने से उत्पन्न होने वाले या स्वेद से उत्पन्न वाले को स्वेदज बोलते हो। क्या बोलते हो? स्वेदज। ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहेंगे? ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले को ऊष्मज बोलेगे। ऊष्मा से जो उत्पन्न हो, ऊष्मा से उत्पन्न होने वाले उत्पन्न, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? ऊष्मज बोलोगे। समझ में आ रहा है ये चीज? गर्मी से, अब देखो ऊष्मा ही गर्मी है, या इसको आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि आपको, ठीक है, आपको ये ना लिख के आपको ये लिखा है कि गर्मी से उत्पन्न होने वाला, तो वो भी ऊष्मज ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 2 बार जन्म लिया हो, ऐसा व्यक्ति द्विज बोलते हैं, 2 बार जन्म लेने वाला, 2 बार जन्म लेने वाला। दो बार जन्मने वाला क्या हो जाता है? द्विज। अब बात करते हैं अंडज के बारे में। तो ये देखो अंडे से उत्पन्न, यानी कि जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अंडे से उत्पन्न, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंडे से उत्पन्न को क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? अंडज बोलेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है। हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखा। 20 क्वेश्चन लगभग आपको हर एक प्रश्न से आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। लगभग 20 प्रश्न ही तो 20 ही हैं, लेकिन हाँ, इनके अगर जो एक्सप्लेनेशन देखा जाएगा उसको काउंट किया जाए, लगभग इससे 100 लगभग हो जाता है। ठीक है, 50-80 तक आपको इस प्रश्न बनते हैं। एक क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको कोई और सुधार चाहिए या कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही, कोई डाउट आ रहा है, तो आप कभी टेलीग्राम पर ज़रूर लिखें, आपकी उस समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं ऐड हैं तो ज़रूर टेलीग्राम को ऐड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।